नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीटेट के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय सजीव जगत की। इस चैप्टर को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम बात करेंगे पादप अर्थात प्लांट्स की। पादप के अंतर्गत हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पादप कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे पादप के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, जड़ें, तना, फूल इत्यादि, बीज इत्यादि, फल इत्यादि, इनकी बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ विशेष प्रकार के पौधों की बात करेंगे, जिसमें पीपल, बरगद, इस तरह के नीपेंथिस, रेगिस्तानी ओक, इस तरह के कई पौधों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए, तो देखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा सजीवों के गुण की हमने बात की कि सजीवों के कुछ मुख्य गुणों की बात की, जैसे भोजन, श्वसन, अनुक्रिया, प्रजनन इत्यादि कई सारे गुणों की हमने बात की। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि सजीवों को कितने भागों में बांटा जाता है, सजीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, और हम सीटेट के प्रश्न पत्र की दृष्टि से कौन कौन से भागों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, किसी स्थान के सजीवों को मुख्यतः दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। आप किसी भी स्थान पर जाएं, किसी भी देश में जाएं, वहाँ जितने भी सजीव हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। या तो वो पादप होंगे या जंतु होंगे। पादप को हम लोग फ्लोरा कहते हैं और जंतुओं को हम लोग फौना कहते हैं। कई बार यह प्रश्न टेट और सीटेट की परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसी स्थान के फ्लोरा और फौना क्या प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न की भाषा यही होती है कि किसी स्थान के फ्लोरा और फौना क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर होता है कि उस स्थान के वनस्पति और जंतुओं को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी स्थान के पादप जगत को फ्लोरा कहा जाता है और जंतु जगत को फौना कहा जाता है। ये दो मुख्य श्रेणियां हैं। सजीवों को हम मोटे रूप से इन दो भागों में बांट देते हैं, लेकिन हम जब कोर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सजीवों को वर्तमान में 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से सजीवों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसे हम 5 भाग या 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। और सजीवों को 5 जगत में बांटने का जो कार्य किया था वो एक वैज्ञानिक थे, आर.एच. विट्ठेकर। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उनका नाम सुना होगा। मैं सिर्फ इनकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ करूँगा। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब बायोलॉजी के सेक्शन में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आर.एच. विट्ठेकर ने क्या किया था, सजीवों को 5 श्रेणियों में बांटा या 5 जगत में बांटा, जिसमें पहली श्रेणी है मोनेरा, दूसरी है प्रोटिस्टा, तीसरी कवक, चौथी पादप और 5वीं जंतु। इनके बारे में बात करेंगे। चूंकि कोशिका की बनावट के आधार पर इनमें अलग अलग अंतर पाए जाते हैं। काफ़ी सारे गुण ऐसे होते हैं। कोशिकाएं आप पढ़ते होंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। फिलहाल अभी यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। कोर बायोलॉजी में हम इसकी बात करेंगे। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, मोनेरा क्या होती हैं, क्या गुण होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने देखा कि नॉर्मली किसी स्थान के सजीवों को 2 भागों में बांटा जाता है, पादप अर्थात फ्लोरा, जंतु अर्थात फौना। आर.एच. विट्ठेकर ने बायोलॉजी में क्या किया था कि सजीवों को 5 भागों में बांटा, और वर्तमान में बायोलॉजी में अध्ययन के रूप में हम क्या करते हैं, सजीवों को 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, पादप और जंतु होते हैं। लेकिन सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से हम सिर्फ 2 भागों को पढ़ेंगे, पादप को पढ़ेंगे और जंतुओं को पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पादप की, बात करते हैं पादप जगत अर्थात फ्लोरा की बात करते हैं, जिसके अंदर काय का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को, ये एक जीव वैज्ञानिक थे, इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से आकार के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे पादप कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर छोटे से लेकर बड़े तक आपने कई प्रकार के पादप अर्थात प्लांट्स को अपने आसपास देखा होगा। फिर हम बात करेंगे पादपों के कौन कौन से भाग हैं। तो जड़ों की बात करेंगे, तने की बात करेंगे, पत्ती की बात करेंगे, फूल की बात करेंगे, फल की बात करेंगे। इनमें किस प्रकार से परागकण, किस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन होता है, ये देखेंगे। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के पादपों की बात करेंगे, जिसमें आपका रेगिस्तानी ओक से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बरगद से पूछा जाता है, पीपल से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आकार के आधार पर पौधों को कई प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहले शाख, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष, और चौथा आप देखेंगे कुछ बेल होती है, लता जिन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे आकार के आधार पर सबसे छोटे पौधे जो होते हैं उनको शाख कहा जाता है। छोटे होते हैं, इनका तना बहुत कोमल व हरा होता है और इनमें शाखाएं नहीं होती, इनमें शाखाएं नहीं होती, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत इनका तना बहुत कोमल, बहुत हरा होता है, इनमें शाखाएं नहीं होती, इन्हें शाख कहा जाता है। देखेंगे धनिया,
गेहूं, धान, मेथी, पालक ये काय के अंतर्गत आते हैं? शाक के अंतर्गत आते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपको सीटेट में यहाँ से मिलेगा। शाक के बाद अगर थोड़े बड़े पौधे की बात करें तो झाड़ी कहा जाता है। ये थोड़े शाक से बड़े होते हैं। इनका तना थोड़ा कठोर होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता। याद रखने वाली बात है कि शाक में तना कोमल था, हरा था, यहाँ पे तना कठोर है कोमल की जगह, पर ज़्यादा मोटा नहीं होता। इसमें कई सारी शाखाएं निकली होती हैं जो तने के आधार से निकली होती हैं। जैसे ये तना होगा, शाखाएं यहीं से ऐसे करके निकली होंगी, शाखाएं ऐसे करके निकली होंगी। तो आप देखेंगे कि झाड़ी में कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के आधार के पास से निकलती हैं, अर्थात जहाँ से ये ज़मीन के ऊपर से जैसे पौधा शुरू होता है तो यहीं से इस तरह से आप देखते हैं, इस तरह से इनकी शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे गुलाब आपने देखा होगा, गुलाब जमीन से निकलने के बाद ही उसमें कई सारी शाखाएं शुरू हो जाती हैं। नींबू, गुड़हल इत्यादि काय में आते हैं, झाड़ी में आते हैं। वृक्ष झाड़ी से बड़े, सबसे बड़े इन तीनों की बात करें, शाक सबसे छोटा था, उससे बड़ी झाड़ी और सबसे बड़ा वृक्ष। झाड़ी से बड़े। इनका तना कैसा होता है? मोटा। और कैसे रंग का होता है? गहरे भूरे रंग का। आपने देखा होगा ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन। तो वृक्ष झाड़ी से काफ़ी बड़े होते हैं। इनका तना मोटा व गहरे भूरे रंग का होता है। इनमें कई सारी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है। जैसा कि आपने देखा झाड़ी में जैसे ही ज़मीन है और जैसे ही झाड़ी निकलेगी तो यहीं से शाखाएं निकलना शुरू हो जाएंगी झाड़ी में, इस तरह से। लेकिन वृक्ष की अगर बात करेंगे तो वृक्ष जब ज़मीन से ऊपर होगा तो तने के ऊपरी भाग से यहाँ से शाखाएं निकलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि नीचे से शाखाएं निकल आएंगी। तो वृक्ष और झाड़ी में अंतर एक तो ये हो गया कि साइज में बड़ा है, वृक्ष का तना मोटा है, गहरे ब्राउन कलर का है, लेकिन वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो तने के ऊपरी भाग से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद शाखाएं निकलती हैं, जबकि झाड़ी में शाखाएं नीचे से निकलनी थी। तो एग्जाम्पल आप देखते हैं, आम, नीम, पीपल, जामुन इत्यादि काय के एग्जाम्पल हैं, वृक्ष के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आपने 3 देखे। शाक देखी, बहुत तना कोमल होता है, शाखाएं नहीं होती। थोड़ा बड़ा झाड़ी देखी, सबसे बड़ा वृक्ष देखा। इसके अलावा आप देखो कुछ बेल देखी होंगी, बेलें जिन्हें लता कहते हैं। देखिएगा ये तीनों जो थे, जिसमें शाक, झाड़ी और वृक्ष, इनका तना जैसा भी था लेकिन खुद से खड़ा हो पा रहा था। चाहे वो शाक थी, चाहे वो झाड़ी थी, चाहे वो वृक्ष था, इनका तना खुद से खड़ा हो पा रहा था। ये बात अलग है कि शाक बहुत छोटे थे, वृक्ष बहुत बड़े हैं, लेकिन इनका तना जैसा भी था वो अपने आप खड़ा हो पा रहा था। लेकिन अब बात करेंगे पौधों के अन्य भाग, अन्य टाइप देखेंगे जिनमें इनका तना इतना मजबूत नहीं होता, ये खड़ा हो सके तो ये ज़मीन पर फैल जाते हैं या किसी सहारे से चढ़ जाते हैं ऊपर। इन्हें बेलें कहा जाता है, या हिंदी में और दूसरा नाम इनका लता कहा जाता है। तो लताएं 2 प्रकार की होती है। ऐसे, इसके अतिरिक्त ऐसे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, पहला बिसर्पी लता, इन्हें लता कहते हैं, पहली बिसर्पी लता, और दूसरी आरोही लता। बिसर्पी लता, बिसर्प सर्प जैसा शब्द आ रहा है ना, तो सांप की तरह फैल जाती है। बिसर्पी लता क्या होती है? जमीन पे फैल जाती है काफ़ी सारे हिस्से में। और आरोही क्या होती है? आरोही का मतलब क्या है? चढ़ना। तो आरोही लता क्या होती है? किसी सहारे या किसी स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होती है? ऊपर चढ़ जाती है। तो आप देखेंगे बिसर्पी लता जमीन पर फैल जाती है, जैसे पुदीना, तरबूज, खरबूज, खीरा इत्यादि। आप देखा होगा जब कभी आप खेत में गए हो, तरबूज और खरबूज की खेत को बारी कहा जाता है हमारे इलाके में, कि तरबूज की बारी या खरबूज की बारी। आप उसमें कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे पूरे ज़मीन पर तरबूज खरबूज की बेलें फैली हुई होती हैं। तो वो कौन सी लता हैं? बिसर्पी लता हैं। कुछ लताएं किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाती हैं, किसी ढांचे या सहारे से ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसे मनी प्लांट या मटर इत्यादि का अगर कोई छोटा पौधा है, अगर वो किसी लकड़ी के सहारे या किसी दीवार के सहारे हो तो वो ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसे पौधों को आरोही लता कहते हैं। तो आपने देखा पादप जगत में देखा पौधों को आकार के आधार पर कितने भाग से बांटा जाता है। अब बात करेंगे पौधों के भाग की, है ना, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे। तो देखिएगा पौधे के भागों में सबसे पहले जड़ आएगा, फिर तना आएगा, उसके बाद पत्तियां आएंगी, फूल आएगा, फल आएगा, फल के अंदर बीज आएगा। ये सब पार्ट हमें पढ़ने हैं, सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे लगभग सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती एवं फल फूल आदि पाए जाते हैं। ध्यान रखें, लगभग सभी में। शैवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, शैवाल में ये सब भाग दिखाई नहीं देते हैं, तो केवल उनकी बात होगी जिनमें ये भाग दिखाई देते हैं, और वहीं से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो लगभग सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती एवं फल फूल इत्यादि पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग है जड़, जिसे रूट कहते हैं। भूमिगत भाग, जड़ क्या होती है? किसी पौधे का कैसा भाग होती है? भूमिगत भाग। क्योंकि जड़ देखा होगा आपने, ये पौधा है आपका
तो अंदर ज़मीन के अंदर रहती है और कैसी होती है, इसका हरा रंग नहीं होता। देखिएगा जब हम बात करेंगे लवक की बात करेंगे कोर बायोलॉजी में, लवक की बात करेंगे, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, है ना, या हरित लवक की बात करेंगे, तब इस सेक्शन को समझेंगे कि यहाँ रंग क्यों नहीं होता है। लेकिन अभी हम सीटेट की दृष्टि से चल रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा लेके चलना है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि जड़ जो होती है वो किसी भी पौधे का भूमिगत भाग होती है और इसका रंग हरा नहीं होता क्योंकि भूमि के अंदर होती है। इसका काम क्या है, जड़ का मेन काम क्या है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जड़ का मेन काम क्या है? सबसे पहला काम है पौधे को स्थिरता देना। कि जड़ क्या होती है, पौधे की जड़ जमीन के अंदर होती है और मिट्टी में जकड़ी रहती है, तो पौधा क्या रहता है, स्थिर रहता है। जितनी जड़ें मजबूत होंगी पौधा उतना ही स्थिर होता है। इसके अलावा मिट्टी से काय का जल और खनिज का अवशोषण, आपने कुछ ऊतक पढ़े होंगे, जाइलम फ्लोएम, कोर बायोलॉजी में बात करेंगे। तो जड़ें क्या करती हैं कि मिट्टी में जो पानी है और मिट्टी में जो खनिज हैं उन सभी का अवशोषण करती हैं, क्योंकि पौधों की वृद्धि इत्यादि के लिए बहुत सारे खनिज की आवश्यकता भी होती है। तो जड़ों का काम क्या है, एक तो पौधे को स्थिरता देना, मिट्टी में अपनी जड़ें मजबूत होने से पौधा मजबूत रहता है। मिट्टी, जड़ें क्या करती हैं, दूसरा काम, मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण कर लेती हैं। और बहुत सी जड़ें ऐसी होती हैं जो भोजन एकत्रित करती है, बहुत सी जड़ें ऐसी होती हैं जो खाई जाती हैं, बात करेंगे मूल इत्यादि की बात करेंगे, शकरकंद चुकंदर की बात करेंगे। अब देखेंगे जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। जड़ों के मुख्यतः दो प्रकार हैं, पहली मूसला जड़ और दूसरी झकड़ा या रेशेदार जड़। जड़ों के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, मूसला जड़ जिसे टैप रूट कहते हैं और दूसरी होती है झकड़ा या रेशेदार जड़ जिसे कहते हैं फाइबरस रूट। फाइबर आप जानते होंगे, फाइबर रेशे से कहते हैं, तो रेशेदार या झकड़ा जैसे फाइबरस। आपने गेहूं का पौधा कभी देखा होगा, आप गेहूं का पौधा निकालें तो उसकी जड़ में रेशे रेशे मिलते हैं, तो गेहूं की जड़ कैसी होती है, रेशेदार होती है। इसके अलावा आप देखेंगे मूली, गाजर इत्यादि की जड़ होती है, वो कैसी होती है, मूसला जड़ होती है। तो आपको इनके केवल एग्जाम्पल याद रखने हैं। जड़ों के रूपांतरण, है ना, इस तरह की और डिटेल हम कोर बायोलॉजी में बात करेंगे, यहाँ सिर्फ सीटेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो जड़ आपने देखा मेन भाग है, भूमिगत भाग होता, हरे रंग का नहीं होता। पौधे को स्थिरता प्रदान करती है जड़, मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करती है जड़, और कुछ जड़ें भोजन एकत्र करती हैं। जड़ के मुख्य प्रकार दो हैं, मूसला जड़ जिसे टैप रूट कहते हैं, चने की, मटर की, सरसों की, तुलसी, जामुन, आम इत्यादि की जड़ें कैसी होती हैं, मूसला जड़ होती हैं। और जो मूसला जड़ खाई जाती है, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा, सीधे प्रश्न मिलेगा यहाँ से आपको, मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, चुकंदर, टैपियोका। टैपियोका के प्रश्न जब बात करेंगे, जब भोजन की बात करेंगे, तो टैपियोका की बात आती है, किस राज्य में टैपियोका खाया जाता है। टैपियोका समझ लीजिएगा कि टैपियोका के जब स्टार्च होता है ना, टैपियोका जिस तरह से आलू होता है वैसे लंबे सी शेप में होता है। इसका छिलका उतारने के बाद उसका स्टार्च निकलता है, उससे साबूदाना बनता है। हम लोग व्रत में साबूदाने का प्रयोग करते हैं, आप सब लोग इसको जानते होंगे। तो मूसला जड़ें जो खाई जाती हैं, मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, चुकंदर, टैपियोका जिससे साबूदाना बनता है इत्यादि एग्जाम्पल हैं किसके, मूसला जड़ों के जो खाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की जड़ें हैं झकड़ा या रेशेदार जड़ें, इंग्लिश में कहते हैं फाइबरस रूट। तो गेहूं या कोई भी घास है, मक्का, गन्ना आदि में कैसी जड़ पाई जाती हैं, झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं, रेशेदार होती हैं। जब भी आप किसी पौधे को निकालेंगे तो अंदर उसके रेशे रेशे मिलेंगे। अब देखिएगा झकड़ा जड़ों के प्रकार क्या हैं। पहला है रेशेदार, तो रेशे के रूप में होती हैं, ये सब झकड़ा जड़ों के प्रकार हैं। रेशेदार, रेशे के रूप में प्याज और लहसुन की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, रेशेदार होती हैं। किसका टाइप है वो, झकड़ा का है। दूसरी जड़ें परजीवी जड़ें हैं जो दूसरे पौधे के ऊपर रहती हैं। अमरवेल वाला प्रश्न कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका ध्यान रखें। अमरवेल की जो जड़ होती है वो कैसी होती है, परजीवी, और किसका प्रकार है, वो झकड़ा जड़ों का प्रकार है। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवस्तंभ और स्तंभ, भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं, यानी कि अवस्तंभ जड़ें भी किसका प्रकार हैं, झकड़ा जड़ों का प्रकार हैं। अवस्तंभ जड़ें भी काय का प्रकार हैं, झकड़ा जड़ों का प्रकार हैं। लेकिन ध्यान रखना भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं। जैसा मान लीजिए कि आपका ये गन्ने का पौधा है, ये गन्ने का पौधा है, गन्ने में आप देखते हैं यहाँ पे पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, ऐसे गन्ने में पत्ते होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ छोटे छोटे रेशे रेशे जड़ें निकलती हैं। आप कभी भी गन्ना लेके आते हैं तो गन्ने में आप देखते हैं बीच में जगह जगह छोटी छोटी जड़ें होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, अवस्तंभ होती हैं। यानी कि भूमिगत तने, भूमि के ऊपर जो तना होगा, तने का कुछ तने जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन अवस्तंभ जड़ें ऐसे तने के ऊपर जो जमीन के ऊपर हो
और एग्जाम्पल क्या, मक्का, बाजरा, गन्ना। आप जब भी देखेंगे मक्का, बाजरा, गन्ना इत्यादि में देखेंगे तो उनके ऊपर के तने में जगह जगह से जड़ें निकल रही होंगी, तो वो कौन सी जड़ें, अभिस्तंभ जड़ें होंगी। अब ध्यान रखना, स्तंभ जड़ें कौन सी हैं, जो टहनियों से नीचे लटकती हैं। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, ये बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, ऐसे करके। मेरी ड्राइंग पर ना जाएं, मेरी ड्राइंग बहुत शानदार है, और मैं अगर कबूतर बनाऊं तो भैंसा बन जाता है ना। कब मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर है, लेकिन ये बरगद का पेड़ है। तो आपने देखा होगा बरगद का पेड़, मान लो इसे, इसमें देखा होगा टहनियों से जड़ें लटकती रहती हैं, ऐसे करके देखा होगा आपने, टहनियों से जड़ें लटकती रहती हैं। तो बरगद के पेड़ में जो टहनियों से जड़ें लटक रही हैं वो कैसी हैं, क्या कह रहे हैं, स्तंभ जड़ें हैं। टहनी या शाखाओं से लटकी रहती हैं, जैसे एग्जाम्पल बरगद का। तो बरगद के पेड़ में जड़ें यहाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ ना हो, लेकिन ये टहनियों से भी लटकी रहती है, इन्हें स्तंभ जड़ें कहते हैं। साफ लिखा हुआ है अभिस्तंभ और स्तंभ जड़ें। अभिस्तंभ कौन सी हो गई कि गन्ने का है, और गन्ने की आप देखते हैं पर्व सन्ने जगह जगह रेशे होते हैं। और स्तंभ कौन सी होती हैं कि टहनियों से, यानी कि अभिस्तंभ और स्तंभ दोनों में स्तंभ आ रहा है। तो स्तंभ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तने से निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पे इन पौधों में इनके तने से निकल रही हैं। लेकिन अब स्तंभ जड़ों में क्या होगा कि तने के बाद जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं से नीचे लटकेंगी, यहाँ पे तने से नहीं लटकेंगी। तो अब स्तंभ और स्तंभ दोनों किसका प्रकार है, झकड़ा जड़ का प्रकार है। तो आपने देखा, यहाँ आपने देखा पादप जगत 4 प्रकार के आपने देखे, 5 प्रकार के, शाख, झाड़ी, वृक्ष, विसर्पी लता, आरोही लता। इसके अलावा पौधों के आपने भाग देखे, जड़ों की बात की। इसके बाद बात करते हैं पौधों के बाद तने की बात करते हैं। तो बात करते हैं पौधे के अगले भाग तने की, जो इंग्लिश में स्टेम कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। सामान्यतः तना किसी भी पौधे का वह भाग है जो जमीन से ऊपर रहता है। सामान्यतः तना अर्थात स्टेम किसी पौधे का वह भाग है जो जमीन से ऊपर, मान लीजिए जमीन है, इसके ऊपर जो भाग पाया जाएगा वो तना होगा। लेकिन कई दफ़ा बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना जमीन के अंदर होता है। बहुत सारे पौधे इस प्रकार के होते हैं जिनका तना जमीन के अंदर होता है, जिसे भूमिगत तना या अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो भूमिगत तने के कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, अरबी, लहसुन, जिमीकंद आदि, ये सब आपके भूमिगत तने हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तने का उदाहरण है। आलू और प्याज ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी तने के अंतर्गत आते हैं। और ये कैसे तने हैं, भूमिगत तने हैं। जबकि ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर पौधों में सामान्यतः तना भूमि के ऊपर वाला भाग होता है। तने का पहला कार्य शाखाओं को फैलाना। तो देखते हैं आप, ये तना है, तने से शाखाएं निकलती हैं, उपशाखाएं निकलती हैं। फूलों और फलों को संभालना, फूल और फल भी तने के वजह से टिके हुए होते हैं। कुछ तने भूमिगत होते हैं, तो मैंने आपको भूमिगत तने बता दिए, जिनका काम है भोजन को संग्रह करना। इसके अलावा तना पौधे को, पेड़ को, शाख को सहारा देता है, सुरक्षा देता है। तथा तने का एक मुख्य काम है कायिक प्रवर्धन, इसे कहते हैं वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन। ध्यान रखिएगा, पौधों में जनन 2 प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन कब होता है, जब एक पौधा है, उसका फूल है, फूल के अंदर नर मादा भाग होते हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। और नर मादा भाग का जब मिलन होता है तब वो एक नए पौधे का जन्म होता है, वह लैंगिक जनन कहलाता है। लेकिन जब बिना लैंगिक जनन के तने से, कलम से इत्यादि से, अगर किसी पत्ती से एक नए पौधे का जन्म हो रहा है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन का एक टाइप होता है, इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। यानी कि पौधों में जनन, यानी कि जनन का मतलब क्या है, प्रजनन है। जनन का मतलब क्या है, जब कोई भी सजीव अपने जैसे दूसरे सजीव को जन्म देता है तो इसे प्रजनन कहते हैं। पौधों में प्रजनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में पौधे का जो फूल होता है उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर आपस में कुछ क्रियाएं करते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, तब लैंगिक जनन होता है, नए पौधे का जन्म होता है। और बिना यह क्रिया किए अगर पौधे का जन्म हो रहा है तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रजनन कली के द्वारा होता है, कलम के द्वारा हो जाता है, पत्ते के द्वारा हो जाता है, तने के द्वारा हो जाता है। तो बिना किसी निषेचन की क्रिया के, परागण की क्रिया के अगर जनन हो रहा है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन का ही एक टाइप होता है कायिक प्रवर्धन, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन, अर्थात तने की मदद से एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने का थोड़ा सा हिस्सा आप निकाल के या एक टहनी काट के आप कहीं लगा दें तो एक नया पौधा जन्म लेता है। तो इस तरह से तने का एक अगला कार्य कायिक प्रवर्धन करना, जो कि अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। भूमिगत तने की मैंने आपको बता दी। अब अगला इंपॉर्टेंट कार्य है पत्ती।
अगला इंपॉर्टेंट भाग है पत्ती, जिसे लीफ कहते हैं। और पत्ती से कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। एक तो पत्ती में भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान, क्योंकि पौधे दो कार्य करते हैं। पहला कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन निर्माण, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और दूसरा पौधे श्वसन भी करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेते हैं और O2 निकाल देते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ उससे पहले वाले सजीवों के लक्षण वाले चैप्टर में। और श्वसन में पौधे O2 लेते हैं अर्थात ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। तो दोनों क्रियाओं में गैसों को आदान प्रदान हो रहा है। तो ये आदान प्रदान पत्ती के माध्यम से होता है। तो पत्ती का पहला मुख्य कार्य भोजन बनाना, दूसरा कार्य श्वसन करना, और भोजन और श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान करना। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन करना, यानी कि पौधे में जो पानी होता है वो भाप बन के, वाष्प बन के पत्तियों के माध्यम से निकल जाता है। आपने देखा होगा अपने एरिया में जब मार्च अप्रैल का मौसम आता है, मई का मौसम आता है, जब ज़मीन में पानी का स्तर कम होने लगता है। क्योंकि देखिएगा आप जून जुलाई अगस्त में बारिश होती है, सितंबर तक बारिश होती है। बारिश का पानी 3 4 5 महीने रहता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक। होली के बाद आते आते क्या होता है कि ज़मीन का पानी कम होने लगता है। तो पौधों को पानी कम मिलता है, और पानी जितना भी मिलता है तो पत्तियों के माध्यम से निकल जाता है। क्योंकि पत्तियों से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पौधे का पानी पत्तियों से निकल जाता है बाहर भाप के रूप में, क्योंकि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं। तो जब ज़मीन में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। देखा होगा पतझड़ का समय आता है, क्यों गिरा देते हैं, क्योंकि ज़मीन में पानी कम है, और जितना भी पानी है पत्तियों के माध्यम से निकल जाएगा तो पौधे में पानी कमी हो जाएगी। इसलिए जब तक ज़मीन में पानी की कमी होती है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। लेकिन आपने एक और सुना होगा सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, जब वर्षा ज़्यादा होती है, यानी कि साल भर बारिश हो रही है। जब साल भर बारिश होगी और उस बारिश की वजह से उसको पानी मिलेगा 12 महीने 300 दिन, तो उसके पत्तियाँ नहीं गिरेंगी, क्योंकि उसके पानी की कमी नहीं है। और जब पानी की कमी नहीं है तो वाष्पोत्सर्जन से ज़्यादा पानी का नुकसान नहीं होगा। इसलिए वे पौधे अपनी पत्तियां साल भर नहीं गिराते, इसलिए सदाबहार कहलाते हैं। तो पौधे से पानी भाप के रूप में बाहर निकल जाना किसके माध्यम से होता है, पत्तियों के माध्यम से होता है। तो पत्तियों का तनों टहनियों से निकलती हैं पत्तियां, सही बात है। कुछ पत्तियां टहनियों से निकलती हैं, कुछ पौधों में तने से सीधे निकलती हैं। जो छोटे आपके शाक, जैसे शाक मैंने पढ़ाया था, शाक में क्या होता है कि पत्तियां कभी कभी सीधे सीधे तनों से बाहर निकल आती हैं। अलग अलग पौधों की पत्तियों के अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर पत्तियां सब एक सी नहीं होती। नीम की पत्ती छोटी होती है, पीपल की पत्ती बड़ी होती है। तो इस तरह से पत्तियां अलग अलग पौधों की अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसके अलावा पत्तियों की खुशबू अलग अलग तरह की होती है, हर पत्ती की खुशबू अलग तरह की होती है। सामान्यतः क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसी होती हैं, हरे रंग की होती हैं, लेकिन कभी कभी अन्य रंग की भी होती हैं। लाल पत्तियां होगी, पीली पत्तियां आपको देखने को मिलती हैं, बैगनी पत्तियां भी देखने को आपको मिलती हैं। नॉर्मली क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरे रंग की होती हैं, लेकिन कई दफ़ा अन्य रंगों की पत्तियां भी आपको देखने को मिलती हैं, जैसे लाल पीले हरे रंग की पत्तियां, बैगनी रंग की पत्तियां। पत्तियों का कार्य वाष्पोत्सर्जन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपका ये पौधा है, तो इस पौधे में आपकी डाली में ये पत्ती है इस तरह से, तो आपके पौधे का बहुत सारा पानी भाप बन के इस पत्तियों के माध्यम से उड़ जाएगा। इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहाँ होगी, पत्ती में ही होगी। बता चुका हूँ मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जब मैंने देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती क्या लेती है, तो पेड़ क्या लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जड़ से क्या लेता है, वो जल लेता है, काय की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। और सबसे ज़्यादा प्रकाश कौन सा काम करता है, लाल और नीला। और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ये कौन सी क्रिया हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की। काय में होगी ये क्रिया, पत्ती में होगी ना। अब जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाएगी तो भोजन बनेगा। ये भोजन क्या है आपका, C6H, ये ग्लूकोज के रूप में भोजन बन जाता है ना। ग्लूकोज भोजन बन जाता है जो फलों इत्यादि के रूप में सेव हो जाता है। ये जल निकलता है इस क्रिया में, और ऑक्सीजन काय में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो पत्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि पत्तियां क्या कर रही हैं, वायुमंडल से क्या ले रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से पानी ले रही हैं, और फाइनली क्या बना रही हैं, भोजन बना रही हैं ग्लूकोज के रूप में, जो फलों इत्यादि के रूप में सेव हो जाता है। और क्या बना रही हैं, वो वायुमंडल में ऑक्सीजन को निकाल देती हैं। इसके अलावा पत्तियों में क्या होता है, श्वसन क्रिया होती है। सांस जब लेते हैं पौधे तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं।
भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ना पत्तियों में। तो गैसों का आदान प्रदान भी कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है ना। अगली बात ध्यान रखना, नागफनी का जो पौधा आपने देखो जो कैक्टस कहते हैं, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया काय में होती है, तने में होती है। कई बार पूछा गया प्रश्न ये कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो हम लोग नॉर्मली समझते हैं पत्ती में होती होगी, लेकिन नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, इसलिए वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, क्योंकि उसकी पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। जो कीटहारी, कीटों को खाने वाले पौधे होते हैं, कीटों को खाने वाले पौधे बात करेंगे आगे नीपेंथिस वगैरह की। कीट खाने वाले पौधे क्यों होते हैं, उसकी वजह होती है कि जिस एरिया में ये पाए जाते हैं वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी के खनिज मिट्टी में बहुत अंदर चले जाते हैं और इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। कीटभक्षी पौधे जिस एरिया में पाए जाते हैं वहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़ों को खा लेते हैं, क्योंकि कीड़ों की बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का ऐसे बनता है नाइट्रोजन से। इसीलिए ध्यान रखिएगा, मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा अभी, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश हो। ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ की मिट्टी के जो खनिज होते हैं वो सब नीचे चले जाते हैं, काफ़ी अंदर चले जाते हैं, और मिट्टी की ऊपरी सतह में खनिज कम रह जाते हैं। इसीलिए उन पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों को खा लेते हैं, क्योंकि कीटों के शरीर में प्रोटीन होता है और प्रोटीन नाइट्रोजन से बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, पत्तियों की बात हो रही है तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जैसे नीपेंथिस है, जैसे घटपर्णी कहते हैं, या वीनस फ्लाईट्रैप है, इन कीटभक्षी अर्थात कीड़े खाने वाले, कीड़े हालांकि छोटे छोटे चूहे भी खा जाते हैं, ये कीड़े खाने वाले पौधों की पत्तियां घड़े के आकार की हो जाती हैं, घड़े जैसी हो जाती हैं, उनका मुंह घड़े जैसा हो जाता है, उसमें से खुशबू निकलती है, तो कीड़े को लगता है इसमें कुछ है, या चूहा भी घुस जाता है, और जैसे ही कोई छोटा कीड़ा या छोटा चूहा उसमें घुसा, वो पत्ती अपना मुंह बंद कर लेती है और अंदर वो कीड़ा मर जाता है, उसकी बॉडी से उसे नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाता है। तो लिखा हुआ है कीटहारी पादपों में पत्तियां घड़े के आकार में परिवर्तित होकर पोषण में सहायता करती हैं। साफ बात है कि जो कीट खाने वाले पादप हैं उनकी पत्तियां घड़े के आकार की हो जाती हैं और काय में सहायता करती हैं, पोषण में सहायता करती हैं। बिल्कुल सही बात है कि वो अपना मुंह ऐसा कर लेती हैं जिससे कि कीड़े मकोड़े उसमें अंदर चले जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है और वो कीड़ों को खा के पेड़ पौधे को पोषण अर्थात नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में सहायता करती हैं। अब ध्यान रखिएगा, आपने कभी कोई पत्ती देखी होगी तो पत्ती पे आपने कुछ शिराएँ देखी होंगी। शिराएँ, देखिए शिराएँ हम पढ़ेंगे, शिरा और धमनी हम जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं मानव शरीर की तब बात होती है। मान लीजिए एक आपकी पत्ती है इस तरह से, इस पत्ती में आप देखते हैं इस तरह की शिराएँ होती हैं, कई सारी, है ना, ऐसी शिराएँ होती हैं। कुछ पत्तियों में क्या होता है, ऐसे करके जाली जाली होती है, जाली जाली होती है, ऐसे कर अजीब सी होती हैं। कुछ में लंबी लंबी शिराएँ आपको साफ दिख जाएंगी। तो जो इस तरह की है ये धारियाँ होती हैं ना, शिराएँ कहते हैं। और शिराओं का जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, उसके आधार पर डिज़ाइन दो तरह की होती है ना। सबसे पहली चीज़ क्या है कि पत्तियों के ऊपर रेखाएं जो होती हैं उन्हें शिराओं कहते हैं। और शिराएं दो प्रकार की होती हैं, जालिका शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास। शिराविन्यास किसे कहते हैं, किसी पत्ती के ऊपर जो ये लंबी लंबी धारियाँ, इनकी क्या डिज़ाइन है, इनकी जो डिज़ाइन है, इनका जो क्रम है उसे विन्यास कहते हैं, उसे विन्यास कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इंग्लिश में, डिज़ाइन या कॉन्फ़िगरेशन। अगर देखिएगा किसी पौधे में, किसी पौधे की पत्ती में अगर ऐसी पत्ती है और उसमें इस तरह की शिराएँ हैं तो कैसी शिराएँ कहलाएंगी, इसकी शिराएँ कहलाएगी समांतर शिराविन्यास, क्योंकि सभी शिराएँ क्या हैं, एक समान दूरी पर है ना, शिराविन्यास। और अगर मान लीजिए कोई पत्ती ऐसी है जिसमें आपकी जाली जाली बनी हुई है, जाली जाली बनी हुई है, ऐसे करके जालियाँ बनी हुई हैं, तो ऐसी शिराविन्यास क्या कहलाएगी, जालिका शिराविन्यास। ऐसा शिराविन्यास क्या कहलाएगा, शिरा कहते हैं वेन से, विन्यास कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, कि पत्तियों पे जो पतली पतली नसें जैसी हैं, है ना, पतली पतली लंबी नालियाँ जैसी हैं, उनकी डिज़ाइन क्या है, समांतर है तो समांतर शिराविन्यास, और जाली के रूप में है तो जालिका शिराविन्यास। तो शिराएँ क्या हैं आपकी, पत्तियों के ऊपर रेखाएं, शिराओं की व्यवस्था को शिराविन्यास कहा जाता है। शिराविन्यास दो प्रकार का, जालिका शिराविन्यास जाली के रूप में जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसा, और समांतर शिराविन्यास समांतर रेखाओं के रूप में इस तरह का, ठीक है ना। अब देखिएगा जालिका शिराविन्यास है किसी का, ध्यान रखिएगा, किसी पत्ते में, किसी पौधे की पत्ती आपको मिल जाए तो आप उस पत्ती को देखकर उसकी जड़ का पता लगा सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला है या उसकी जड़ झकड़ा है, ठीक है ना। कैसे पता लगाएंगे कि अगर किसी, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि किसी भी पौधे की पत्ती को देखकर आप
उसकी जड़ के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसकी पत्ती पर शिराविन्यास कैसा है। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर जालिका शिराविन्यास है यानी कि ऐसी शिराएं हैं पत्ती पर, जाली जाली वाली शिराएं हैं, तो उसकी जड़ कैसी होगी? मूसला। अगर जालिका शिराविन्यास है तो जड़ कैसी होगी उस पौधे की? मूसला होगी। एग्जाम्पल नीम, पीपल, गुलाब आदि। और अगर उसकी शिराविन्यास कैसी है? समांतर है, ऐसी शिराविन्यास है, समांतर है, तो उसकी जड़ कैसी होगी? झकड़ा होगी। याद रखिएगा, जैसे गेहूं, मक्का, घास इत्यादि। इंपॉर्टेंट बात है कि पत्तियों के कार्य की बात मैंने आपसे करी कि पत्तियों का पहला कार्य क्या है? वाष्पोत्सर्जन करना, अर्थात पौधे से पानी भाप के रूप में निकलता है बाहर, तो पत्तियों से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान यही करती हैं। भोजन निर्माण का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। नागफनी अर्थात कैक्टस के पौधे में पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। इसके अलावा आपने देखा कीट खाने वाले पौधों की पत्तियां घड़े का आकार ले लेती हैं। इसके अलावा शिराएं होती हैं पत्तियों के ऊपर, और शिराओं का जो विन्यास होता है, जो डिज़ाइन होती है, उसके आधार पर शिराविन्यास दो तरह का, समांतर शिराविन्यास ऐसा, जाल का शिराविन्यास ऐसा होता है। अगर किसी भी पत्ती का शिराविन्यास जालिका है तो उसकी जड़ मूसला होगी। अगर किसी भी पत्ती का शिराविन्यास समांतर है तो उसकी जड़ झकड़ा होगी। आपके सामने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं पौधे के अगले भाग की, जो कि है पुष्प, फूल या फ्लावर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पुष्प जो होते हैं पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। पौधे के कैसे अंग होते हैं? प्रजनन अंग होते हैं। पौधे के रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं, है ना। जिस तरह से आप देखते हैं मनुष्यों में प्रजनन अंग होते हैं, उसी तरह से पौधे में भी प्रजनन अंग होते हैं। तो प्रजनन क्या होता है? फूल होता है। ध्यान रखना, पुरुषों में मेल और फीमेल प्रजनन अंग अलग होते हैं। पुरुषों के प्रजनन अंग पुरुषों के पास होते हैं, पुरुषों के शरीर में होते हैं, और महिलाओं के प्रजनन अंग महिलाओं के शरीर में होते हैं। लेकिन एक फूल जो है, किसी पौधे का फूल है, तो उसके प्रजनन अंग मेल फीमेल दोनों उसी फूल में होंगे। मनुष्य के प्रजनन अंग मेल फीमेल दो तरह के होते हैं। तो मेल प्रजनन अंग मेल में होंगे, पुरुष में होंगे, और फीमेल प्रजनन अंग फीमेल अर्थात महिला में होंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे किसी भी पौधे के फूल में जो प्रजनन अंग है मेल फीमेल एक ही फूल में होते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि फूल जो है पौधे के मुख्य प्रजनन अंग हैं, और ये नए पौधे विकसित होने में सहायता होती है। कि फूल से फल बनता है, और फल के अंदर जो बीज होता है उससे नए पौधे का निर्माण होता है। और फूलों के द्वारा जो प्रजनन होता है वो लैंगिक प्रजनन होता है। कैसा होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। इससे पहले मैंने बताया था तने के द्वारा जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक होता है। ठीक है ना। अब फूलों के भाग की बात करें तो बाह्य दलपुंज, पेटल और दलपुंज, बाह्य दलपुंज सेपल और दलपुंज पेटल। कैसे? आपने एक छोटा सा कोई फूल देखा होगा, सेपल और पेटल समझ लीजिए आप। मान लीजिए मेरी ड्राइंग बहुत शानदार है और मैं यह बनाता हूँ इस तरह से। मान लीजिए कमल का फूल है, और यहाँ देखते हैं नीचे हरे रंग की पत्तियाँ होती है ना, ऐसे करके। या आपने गुलाब का देखा होगा, तो गुलाब का जो फूल होता है उसकी चारों तरफ क्या होता है? हरी पत्तियाँ लिपटी हुई होती हैं। जब गुलाब की कली होती है छोटी सी, तो वो कली क्या होती है? बाहर की हरी पत्तियों में बंद होती है, फिर धीरे धीरे वो खुलना शुरू हो जाती है। और जब फूल खुल जाता है तो उसकी पत्तियाँ नीचे आ जाती हैं ना। तो फूल का भाग है कि फूल जब होगा तो एक तो ऐसे करके जुड़ा होगा, फिर ऐसे करके कुछ पत्तियां होंगी, और अंदर उसकी पंखुड़ियां होंगी, ऐसे करके होगा। तो बाहर की ये जो पत्तियां हैं ये इन्हें कहते हैं बाह्य दलपुंज। फूल के नीचे हरी पत्तियों जैसी संरचनाएं। बाह्य दलपुंज आपस में जुड़े भी हो सकते हैं। आपने टमाटर देखा होगा, तो टमाटर में क्या होता है? नीचे के हरी पत्तियां सब आपस में जुड़ी होती हैं, गुड़हल में जुड़ी होती हैं, कपास में जुड़ी होती हैं। लेकिन कुछ पौधों के फूलों में दलपुंज अलग अलग होते हैं। आप गुलाब में देखेंगे आप, तो गुलाब का फूल ऊपर होगा और उसकी नीचे की पत्तियां सब अलग अलग होंगी। तो दलपुंज क्या है? जो कली के चारों तरफ होते हैं, है ना। फूल के नीचे आ जाते हैं, जब फूल हो जाता है तो वो खुल जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। दलपुंज जुड़े भी हो सकते हैं और दलपुंज आपस में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो जुड़े होते हैं वो किस में? गुड़हल में, कपास में, टमाटर में। और बाह्य दलपुंज अलग अलग भी हो सकते हैं। काय में, गुलाब में, कमल में और चमेली में दलपुंज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये काय की रक्षा करते हैं? कलियों की रक्षा करते हैं। आप जानते हैं जब पौधा फूल जो होता है वो पहले क्या अवस्था होती है? कली की अवस्था होती है। तो कली अंदर बंद होती है, जिनके बंद होती है अंदर उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं, इंग्लिश में सेपल कहते हैं। अगला आपका दलपुंज जिसे पंखुड़ियाँ कहते हैं, या इंग्लिश में पेटल कहते हैं। पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं, है ना, अलग अलग रंगों की होती हैं, कई सारी खुशबुआँ निकलती हैं, और ये आपकी पंखुड़ियाँ ही भंवरों को और कीटों को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं।
तीसरा भाग क्या है इसका? पुंकेसर। ध्यान रखिएगा, इसका तीसरा भाग क्या है? पुंकेसर। और यहाँ मैं एक चित्र लगा रहा हूँ, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए ये फूल का ऊपरी भाग ऐसे करके आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर आपको दो भाग मिलेंगे, एक मिलेगा पुंकेसर और एक मिलेगा स्त्री केसर। ध्यान रखना है ना, मैंने इस तरह का आउटलाइन बनाया है कि आप फूल में अगर ऊपर से ऐसे देखेंगे, है ना, आपके सामने फूल है और फूल को आप ऊपर से देख रहे हैं ऐसे करके, तो दो भाग मिलेंगे, स्त्री केसर और पुंकेसर मिलेंगे। स्त्री केसर स्टेमेंस और पुंकेसर स्टेमेंस और स्त्री केसर पिस्टिल। ध्यान रखना, पुंकेसर क्या है? पौधे का नर भाग है, पौधे का नर भाग है, मेल पार्ट है। इसमें क्या पाए जाते हैं? पराग या परागकण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम मनुष्यों की बात करते हैं, इसको समझिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मनुष्यों में क्या होता है? मनुष्यों में मान लीजिए पुरुष है, तो पुरुष के पास क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं ना, स्पर्म। और महिला के पास क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं और एक ओवरी होती है, उनके पास एक ओवरी होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो वो ओवरी में जाके बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि किसी भी फूल का नर भाग तो पुंकेसर कहलाएगा, है ना, नर भाग। इसमें क्या होते हैं? परागकण। जैसे पुरुषों में शुक्राणु होते हैं, है ना, स्पर्म होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं? फूलों में परागकण होते हैं। दूसरा भाग जो है स्त्री केसर, यहाँ एक चित्र आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा। स्त्री केसर इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं। ये पौधे का मादा भाग है, फीमेल पार्ट है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, स्त्री केसर में दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है अंडाशय, जिसे कहते हैं ओवरी, और दूसरी होती है आपकी बीजांड। दूसरी क्या होती है? आपकी बीजांड होती है ना। यानी कि एक फूल के दो, पहला भाग हो गया आपका बाह्य दलपुंज, है ना, नीचे की हरी पत्तियां, फिर हो गई पंखुड़ियां, है ना, दलपुंज। अब उनके अंदर, यानी कि फूल आपके सामने है, अंदर की बात कर रहे हैं, दो भाग स्त्री केसर पुंकेसर। स्त्री केसर के दो भाग अंडाशय और बीजांड, और नर भाग का एक ही भाग है पुंकेसर। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक बार दोबारा बना रहा हूँ। देखिए इस तरह से दो भाग हैं फूल के, ये फूल को हम ऊपर से देख रहे हैं। ये आपका पुंकेसर हो गया, यानी कि नर भाग। इसमें क्या मिलेंगे आपको? परागकण मिलेंगे। इस भाग में क्या मिलेंगे? परागकण। ये दूसरा भाग हो गया, इसका नाम है स्त्री केसर, और स्त्री केसर में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, ये दो मिलेंगी। इसमें एक ही चीज़ें थी, ये परागकण, छोटे छोटे कण होते हैं। स्त्री केसर में आपको क्या मिलेगा? पहला तो मिलेगा आपको अंडाशय, पहला भाग मिलेगा आपको अंडाशय। स्त्री केसर में पहला भाग मिलेगा आपको अंडाशय, और दूसरा भाग मिलेगा आपको बीजांड, ठीक है ना। जैसे महिलाओं में होते हैं ना, एग होते हैं और ओवरी, तो महिलाओं की ओवरी ये है और महिलाओं के एग ये हैं। पुरुषों में होते हैं शुक्राणु, तो ऐसे करके ये शुक्राणु हो गए आपके फूलों के। तो क्या लिखा है? पुंकेसर पौधे का नर भाग, स्त्री केसर पौधे का मादा भाग। पुंकेसर में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। स्त्री केसर में दो चीज़ें होती हैं, क्या? अंडाशय और बीजांड, ठीक है। अब समझिएगा इस बात को आप। अब ये जो परागकण हैं पौधे के, ये फूल के परागकण हैं, ये परागकण किस में चले जाएंगे? स्त्री केसर में जाके किससे मिल जाएंगे? बीजांड से मिल जाएंगे। ये दोनों में मिक्स हो जाएंगे। परागकण किससे मिल जाएंगे? बीजांड से। जैसे पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलते हैं, इसी तरह से एक फूल का परागकण उसी फूल के या किसी दूसरा पौधा उसी वैरायटी का, ऐसा नहीं है गुलाब का पौधा कमल से मिल जाएगा ना। मान लीजिए एक पौधा है आपके पास गुलाब का, और उस पौधे के फूल पे, गुलाब के फूल पे स्त्री केसर और पुंकेसर आपस में कनेक्ट हो गए, या उस फूल का पुंकेसर, उस फूल का पुंकेसर यानी कि नर भाग, उसके जो परागकण हैं वो किसी कीड़े के द्वारा, किसी पक्षी के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा उस फूल से उड़ के दूसरे पौधे के, पौधा वही है गुलाब का ही, उस दूसरे पौधे के फूल पे पहुंच गए और उसमें जाके वो किससे मिल गए? देखो यहाँ समझो, आप समझना आवश्यक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। मान लीजिए गुलाब का पौधा है, इसका ये फूल है ऐसे करके, ये दूसरा गुलाब का पौधा है। ड्राइंग पर आ जाए मेरी, बिल्कुल ठीक है, आपको समझ में आएगा पूरा। यहाँ दो भाग हैं, पहला भाग नर भाग, दूसरा भाग मादा भाग। पहला भाग नर भाग, दूसरा भाग मादा भाग, ठीक है ना। नर भाग में से निकले परागकण, क्या निकलेंगे? यहाँ से परागकण निकलेंगे और ये इसी भाग में जाके मिल जाते हैं। तो यहाँ भी क्या निषेचन की क्रिया हो जाएगी, परागण हो जाएगा। ये इसी पे मिल जाए या ये परागकण दूसरे पौधा, लेकिन हैं दोनों, ये दोनों काय के हैं? गुलाब के ही हैं।
ऐसा नहीं है कि गुलाब के पौधे के परागकण कमल से मिलेंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा, तो ये परागकण दूसरे वाले पे चले जाएँ, इस दूसरे नंबर में, है ना, या इसी वाले 2 नंबर में चले जाएँ। नर भाग मादा से मिल जाए इसी पौधे पे, या नर भाग मिल जाए मादा से किसी दूसरे पौधे पे, लेकिन सेम वैरायटी हो, तो काई क्रिया हो जाती है, परागण की क्रिया हो जाती है। काई क्रिया हो जाती है, परागण की। यानी कि जब नर भाग के परागण मादा भाग के यानी कि स्त्री केसर के बीजांड से मिल जाते हैं तो परागण की क्रिया हो जाती है, निषेचन हो जाता है। और परागण अर्थात पॉलिनेशन की क्रिया के बाद क्या होता है, जो अंडाशय था, अंडाशय तो बन जाता है फल, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और बीजांड क्या बन जाता है, बीजांड बीज बन जाते हैं। यानी कि एक ही फूल है, मान लीजिए ये परागकण यहाँ से आए और बीजांड में जाके मिल गए, इस पुंकेसर वाले परागकण स्त्री केसर में मिल गए, निषेचन क्रिया हो गई। इसके बाद क्या होगा, जो आपका अंडाशय वो क्या बन जाएगा, फल, और जो आपका बीजांड है वो क्या बन जाएंगे, वो आपके बीज बन जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, आपके बीज बन जाएंगे। तो लिखा हुआ है परागण के पश्चात अंडाशय फल बन जाता है और बीजांड बीज में बदल जाते हैं। परागण जब एक फूल के परागकण उसी फूल के स्त्री केसर या अन्य किसी वृक्ष के फूल के, अन्य किसी वृक्ष का मतलब दूसरा है वृक्ष लेकिन वैरायटी वही है ना। परागकण मैंने बता चुका हूँ आपको, जब एक फूल के परागकण उसी फूल के स्त्री केसर या अन्य किसी वृक्ष के फूल के स्त्री केसर में चले जाएं, इसे परागकण कहते हैं। इससे पौधे में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। तो बताया था ना फूल में लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। अब परागण कई प्रकार का होता है कि भाई एक फूल के परागकण उसी फूल पे कैसे पहुँचे, हवा से पहुँचे। हो सकता है भंवरा बैठ गया हो, फिर उठा हो तो उसके पैरों में कुछ परागकण लग गए हों, फिर दोबारा बैठा हो तो अगली बार वो थोड़ा हट के बैठा हो तो वो स्त्री केसर में चले गए हों, या दूसरे पे चला गया हो, दूसरे पौधे पे चला गया हो तो वहाँ उसके परागकण पहले वाले से दूसरे वाले में चले गए हों। यानी कि परागकण एक फूल से दूसरे फूल पे या एक ही फूल के नर भाग से मादा भाग में कैसे जा रहे हैं, कि कई तरीके हैं। तो परागकण वायु के द्वारा होगा तो एनीमोफिलस कहते हैं, परागकण कीड़ों के द्वारा होगा तो एंटोमीफिलस कहते हैं, जल के द्वारा होगा तो हाइड्रोफिलस कहते हैं, जंतुओं के द्वारा होगा तो जूफिलस कहते हैं, पक्षी के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिलस कहते हैं, और चमगादड़ के द्वारा होगा तो काइरोटेरिफिलस कहते हैं, घोंगे के द्वारा अगर परागकण होता है तो मलाकोफिलस कहते हैं। ये ध्यान रखें, परागकण के प्रकार कभी कभी पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ परागकण समझ में आया होगा। कुछ फूल गुच्छों में पाए जाते हैं जैसे गुलदाउदी, गेंदा, सूरजमुखी, यानी कि एक एक फूल नहीं होता, बहुत सारे फूल इकट्ठे पाए जाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रफलेशिया, और सबसे छोटा फूल कौन सा है, बुल्फिया। याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो आपने देखा कई सारे भाग देखे। अब अगले भाग की बात करते हैं। फूलों के भाग के बाद अब बात करेंगे फूलों के उपयोग की। तो फूलों से मालाएं बनाई जाती हैं, फूलों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं जैसे गुलाब इत्यादि के फूल से। फूलों से प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं, गुलाब, गेंदा, जीनिया इत्यादि के फूलों से प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं। हालांकि इनका उपयोग कम होता है, आजकल केमिकल रंगों का यूज ज़्यादा होता है। फूलों से इत्र बनते हैं, जैसे गुलाब, चमेली इत्यादि के फूलों से इत्र बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर इसके लिए विख्यात है। फूलों को खाया जाता है, काफ़ी सारे फूलों को खाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न बनता है। कचनार, केला, सहजन, तुरई इत्यादि, या कद्दू जिसे हम काशी फल कहते हैं, इन फूलों को खाया जाता है। लौंग, केसर भी किससे बनता है, फूलों से बनता है। अगर आपने लौंग को देखा हो या केसर को देखा हो, आप उसे गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पहले कभी फूल रहा होगा, बाद में ये इस रूप में आ जाता है, इसे हम खा लेते हैं। अब बात करेंगे फूलों के बाद बात करेंगे फल की। तो मैंने आपको बताया था कि पुंकेसर जिसमें होते हैं आपके परागकण, और स्त्री केसर में आपके होते हैं 2 भाग, जिसमें पहला होता है अंडाशय और दूसरा होता है बीजांड। तो मैंने बताया था परागकण जब इसमें चले, परागकण किसी भी फूल के परागकण स्त्री केसर से मिल जाते हैं तो बीजांड के साथ मिलकर परागण की क्रिया हो जाती है, निषेचन हो जाता है। तो अंडाशय फल बन जाता है और बीजांड बीज बन जाते हैं। तो फूलों में जब परागण की क्रिया हो चुकी है तो जो उसका अंडाशय है, स्त्री केसर भाग का अंडाशय फल बन गया है। तो फल की बात करते हैं। फल फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फूल के 3 भाग होते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। मान लीजिए आपके पास आम है तो आम का जो सबसे बाहर का पार्ट है, छिलका, वो बाह्य फल भित्ति हो गया। अंदर का जो उसका गूदा होता है, पल्प होता है, वो मध्य फल भित्ति हो गया। और अंदर गुठली से ऊपर का जो कठोर कवच होता है वो अंतः फल भित्ति होता है। हालांकि अलग अलग फूलों में अलग अलग फलों में अलग तरह से ये इसकी व्याख्या की जाती है। कोर ज्योग्राफी में इसकी बात करेंगे
कि कौन कौन से फल की कौन कौन सी भित्तियाँ खाई जाती हैं, ये वहाँ इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी आप समझिएगा कि फल के 3 भाग होते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत्य फल भित्ति। सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, अनानास आदि फल हैं, ध्यान रखिएगा ये सब फल हैं। इसके अलावा यहाँ से नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछेगा टमाटर, कटहल, सीताफल, नींबू भी फल हैं, ये पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। टमाटर, कटहल, सीताफल, नींबू इत्यादि क्या हैं, फल हैं। अब बात करते हैं बीज की। तो परागण की क्रिया के बाद बीजांड से बीज बनते हैं, तो लिखा हुआ है फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं। बीज खाए जाते हैं, जैसे दालें, मूंगफली, गेहूं, चावल इत्यादि, ये सब क्या है, दालें हो गई, मूंगफली, इसके अलावा चावल, ये सब बीज हैं, तो बीजों को खाया जाता है। बहुत से बीजों से तेल निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका सीटेट में कि निम्नलिखित में से कौन से बीजों से तेल निकाला जाता है। तो सूरजमुखी, सरसों, इसके अलावा आप देखेंगे सोयाबीन इत्यादि से तेल निकाला जाता है। बीजों के अंकुरण के लिए 2 तत्व आवश्यक हैं, इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा, नमी और वायु। आपने कभी देखा होगा, हम लोग सुबह सुबह चने खाते हैं, आपने देखा होगा भिगो के चने खाते हैं तो उसको अंकुरित कर लेते हैं। तो किसी भी बीज के, चना भी एक बीज है, किसी भी बीज को अंकुरित करने के लिए नमी चाहिए और वायु चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न। बीजों के अंदर भ्रूण होता है जो आवश्यक तत्व मिलने पर अंकुरित हो जाता है। बीजों के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है ना, और भ्रूण से क्या होता है, नए पौधे का जन्म हो जाता है। जैसे हम कहते हैं मानव शरीर में भ्रूण से बच्चे का जन्म होता है, भ्रूण से बालक बन जाता है, इसी तरह से बीजों के अंदर भ्रूण होता है, वो हल्की सी नमी और वायु मिलने पर अंकुरित हो जाता है और नए पौधे को जन्म देता है। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री जैसे प्याज, गेहूं, मक्का, चावल, नारियल इत्यादि, और द्विबीजपत्री जैसे मूली, सरसों, इमली, संतरा, टमाटर आदि। आपने देखा होगा कि आप कोई भी बीज लीजिए, मान लीजिए चना है आपके पास, चने के बीज को आप तोड़ेंगे 2 भागों में टूट जाएगा। अगर 2 भागों में टूट जाता है द्विबीजपत्री और 2 भागों में नहीं टूटता है तो एक बीजपत्री। तो आप देखा होगा गेहूं का, आप देखते हैं गेहूं का बीज जो होता है वो एक ही होता है, हालांकि बीच में इसमें एक लाइन होती है, लेकिन वो 2 भागों में नहीं टूटता है। लेकिन अगर आप देखेंगे सरसों का बीज देखेंगे, इमली को देखेंगे तो इसका बीज 2 भागों में टूट जाता है। तो जो बीज एक ही भाग में हो उसे एक बीजपत्री, और जो 2 भागों में टूट जाए उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक 2 ऊतक होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ उस समय जब भोजन की बात हो रही थी प्रकाश संश्लेषण में। हालांकि ऊतक सीटेट के सिलेबस में नहीं है। ऊतक जैसे टिश्यू कहते हैं, मानव ऊतक होते हैं और पादप ऊतक होते हैं, इनकी बात करेंगे कोर बायोलॉजी में करेंगे। लेकिन यहाँ समझ लीजिएगा कि पेड़ पौधों में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनका काम होता है जल इत्यादि को ले जाना। जाइलम का काम जल का संवहन करना, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन जब बन जाता है तो भोजन को पूरे पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम आप याद रखना। जाइलम ऊतक जड़ों से अवशोषित जल को जगह जगह पहुंचाता है, जगह जगह पत्तियों में पहुंचाता है जिससे भोजन बन सके, और जब भोजन तैयार हो जाता है तो फ्लोएम नाम का ऊतक उस भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो आपने देखा पादप जगत के अंतर्गत आपने पादप के टाइप देखे, जिसमें आपने शाख देखी, झाड़ी देखी, वृक्ष देखी, लताएं देखी। इसके अलावा एक पादप के आपने भाग देखे जिसमें जड़ें देखी, तना देखा, फूल, फल, बीज, ये सब देखे। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पादपों की बात करेंगे, जिसमें खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, रेगिस्तानी ओक या आपका नीपेंथिस इत्यादि की बात करेंगे, जिससे कि आपका सीटेट में आने वाला कोई प्रश्न न छूटे। थैंक यू।